रीजनेबल, रेशनल। अधिक यथोचित होने का उद्देश्य रूखेपन से तर्कसंगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं, एक पेचीदा भावुक इंसान। यह समझने में मुझे जरा सा समय लगा, लेकिन जब समझ में आया तो मैं जान गया कि यह फाइनेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखी रह जाती है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय रूखेपन से रेशनल होने का उद्देश्य न रखें। सिर्फ पर्याप्त रूप से रीजनेबल होने का प्रयत्न करें। रीजनेबल अधिक वास्तविक है, अधिक रियलिस्टिक है और इसका आप लॉन्ग रन तक अनुसरण कर सकते हैं, जो मनी मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसने मलेरिया का इलाज सिफिलिस से करने की कोशिश की। जूलियस वैगनर जॉरेग 19वीं सदी के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनके पास दो यूनिक कौशल थे। वो पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिसे दूसरे मूर्खतापूर्ण समझते थे वो उसे बोल्ड कहते थे। उनकी विशेषता सीवियर न्यूरोफिलिस के मरीज थे, जो उस समय एक जानलेवा रोग हुआ करता था जिसका कोई भी ज्ञात इलाज नहीं था। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस के वो मरीज जिन्हें किसी अन्य अनरिलेटेड बीमारी के कारण लंबे समय तक फीवर भी आता था, वो ठीक हो जाते थे। वैगनर जॉरेग ने अनुमान लगाया कि ये एक ऐसे अंतर्ज्ञान के कारण है जो सदियों से हमारे पास रहा है, लेकिन जिसे डॉक्टर भली भांति समझ नहीं पाए। फीवर शारीरिक इन्फेक्शन से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए वो इस लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचे। 1900 के दशक की शुरुआत में वैगनर जॉरेग ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के कम प्रबलता वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज बुखार आ गया जो उनके सिफिलिस को खत्म कर दे। यह उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई। अंततः वो मलेरिया के एक वीक रूप के इंजेक्शन का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि कुछ दिन के भयंकर फीवर के बाद इसे कुनैन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद उनका परीक्षण काम करने लगा। वैगनर जॉरेग ने सूचित किया कि 10 में से 6 सिफिलिस मरीज मलेरियोथेरेपी से ठीक हो गए, 10 में से 3 मरीजों की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला था। उन्होंने सन 1927 में औषधि में नोबेल पुरस्कार जीता। अब संस्था के अनुसार वो मुख्य कार्य जो वैगनर जॉरेग ने अपने पूरे कार्यकाल में किया, वो फीवर को प्रवृत्त करके एक मानसिक रोग का इलाज करने का प्रयत्न था। शुक्र है पेनिसिलिन ने अंततः सिफिलिस के लिए मलेरियोथेरेपी को आउटडेटेड कर दिया, लेकिन वैगनर जॉरेग इतिहास में ऐसे एकमात्र डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में फीवर की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में प्रिस्क्राइब भी किया। फीवर से लोग हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि यह रहस्यमयी होता है। प्राचीन रोम के लोग देवी फेब्रिस की पूजा किया करते थे, जो लोगों की फीवर से रक्षा करती थीं। उन्हें मनाने के लिए मंदिरों में तावीज रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि फीवर से बचा जा सके। लेकिन वैगनर जॉरेग ने कुछ और ही पाया। फीवर एक्सीडेंटल उपद्रव नहीं है, वो बॉडी की रिकवरी में अहम भूमिका निभाता है। संक्रमण से लड़ने में फीवर की उपयोगिता का अब हमारे पास बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से भी कुछ वायरस की प्रतिकृति दर 200 गुना कम हो जाती है। एक NIH लेख के अनुसार अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया है कि वो मरीज जिन्हें ज्वर आता है उनके नतीजे बेहतर होते हैं। सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए एक सेक्शन है जिससे वो अपने बच्चों के शरीर के तापमान के थोड़ा सा बढ़ने पर घबराए नहीं। फीवर शरीर के इम्यून सिस्टम को चालू कर देता है। वो शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। 100 से 104 फ़ारेनहाइट तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहां आकर वास्तविकता विज्ञान के आड़े आ जाती है। फीवर को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टाइलेनॉल जैसी दवाइयां देकर
फीवर के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों वर्षों की इवोल्यूशन, डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद कोई भी माता पिता, मरीज, कुछ डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनी फीवर को दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते, जिससे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये विचार ज्ञात विज्ञान के साथ मेल नहीं खाते। एक स्टडी बिल्कुल ब्लंट थी। आईसीयू में फीवर का इलाज सामान्य है और संभवतः एविडेंस बेस अभ्यास के बजाय हठ धर्मिता से संबंध रखता है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक हॉवर्ड मार्कल ने एक बार फीवर के भय के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही तेजी से फैलती हैं जितना उनके पीछे के इन्फेक्शियस रोग। ऐसा क्यों है? अगर फीवर लाभदायक होता है, हम यूनिवर्सली उससे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता कि यह समझना कॉम्प्लिकेटेड है। फीवर कष्टदायक होता है और लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। एक डॉक्टर का उद्देश्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता, बल्कि मरीज के लिए जो रीजनेबल और टॉलरेबल हो, उसकी सीमाओं के अनुसार बीमारी का इलाज करना होता है। संक्रमण का मुकाबला करने में फीवर से थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन वो काफी तकलीफ भी पहुंचाता है, और मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं कि यह तकलीफ कम हो। कंबल के अंदर ठिठुरते हुए मैं ऐसे किसी शोध की परवाह नहीं कर सकता। अगर आपके पास ऐसी कोई गोली है जो इस बुखार को कम कर सके तो फौरन दे दीजिए। अगर आपको कोई संक्रमण है तो फीवर आने की चाह रखना रेशनल हो सकता है, लेकिन रीजनेबल नहीं। इस फिलॉसफी के रीजनेबल होने के बजाय रेशनल होने का प्रयास करना कोई संपत्ति संबंधी निर्णय लेते समय अधिक से अधिक लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एडवांस्ड फाइनेंस गणितीय रूप से ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को ढूंढने के लिए समर्पित है। मेरा अपना मत यह है कि वास्तविक संसार में लोगों को गणितीय रूप से ऑप्शनल कार्यनीति की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें वो कार्यनीति चाहिए होती है जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने दे। हैरी मार्कोविट्ज ने जोखिम और प्रतिफल के बीच का गणितीय लेन देन खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनसे एक बार पूछा गया कि वो अपना खुद का पैसा कैसे निवेश करते थे, और उन्होंने सन 1950 में अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन का ऐसे वर्णन किया जब उनके मॉडल पहली बार विकसित हुए थे। मैंने अपनी व्यथा की कल्पना की कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए और मैं उसमें ना रहूं, या फिर अगर वो बहुत अधिक नीचे चला जाए और मैं पूरी तरह से उसमें रहूं। मेरा लक्ष्य भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करना था। इसीलिए मैंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को बॉन्ड और इक्विटी में बराबर बराबर बांट दिया। मार्कोविट्ज ने फलतः मिश्रण में विविधता उत्पन्न करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बदल दिया। लेकिन यहां पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करने को कागज पर रेशनल ठहराना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है। एक तर्कशील निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। एक उचित निवेशक उन निर्णयों को कॉन्फ्रेंस कक्ष में उन सहकर्मियों से घिरे हुए लेता है जिनकी वो प्रशंसा जीतना चाहता है, उस जीवन साथी के साथ जिसे वो निराश नहीं करना चाहता, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने खुद के संदेहों के रूप में मिलने वाले प्रतिद्वंदियों की आलोचना के विरुद्ध। निवेश का एक सामाजिक पहलू भी होता है जो सिर्फ फाइनेंशियल लेंस के द्वारा देखने पर अनदेखा रह जाता है। दूसरी बात यह है कि यह ठीक है, जेसन ज़्विग, जिन्होंने वो साक्षात्कार किया जिसमें मार्कोविट्ज ने अपने निवेश का वर्णन किया था, बाद में विचार करते हुए बोले, मेरा अपना मत यह है कि लोग न तो रेशनल होते हैं और न ही इर्रेशनल। हम मनुष्य हैं, जितनी जरूरत हो हम उससे अधिक जोर डालकर सोचना नहीं चाहते और हमारे ध्यान पर निरंतर मांगे रहती हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अन्वेषक ने अपना खुद का शुरुआती पोर्टफोलियो अपने रिसर्च पर बिना अधिक ध्यान दिए बनाया। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है कि बाद में उन्होंने इसे ठीक कर दिया। मार्कोविट्ज न तो रेशनल हैं और न ही इर्रेशनल, वो उचित हैं। फाइनेंस में जो बात अक्सर अनदेखी रह जाती है वो ये
कि तकनीकी रूप से सही होकर भी कुछ कॉन्टेक्चुअली निरर्थक हो सकता है। सन 2008 में येल के 2 रिसर्चर्स ने एक शोध प्रकाशित किया जिसके अनुसार युवा बचतकर्ताओं को स्टॉक खरीदते समय अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स को 2 से 1 के मार्जिन से बढ़ाना चाहिए। अपनी संपत्ति के हर $1 के लिए $2 का डेट। यह दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निवेशकों का ये लेवरेज कम होता जाता है, जिसके कारण एक युवा बचतकर्ता अधिक जोखिम उठा सकता है और मार्केट की भीषण उथल पुथल को झेल सकता है और उम्र बढ़ने पर यह कम हो जाता है। अगर इस लाभ का इस्तेमाल करके भी आप युवावस्था में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, यदि आप 2 से 1 का मार्जिन लेकर चल रहे हैं तो मार्केट में 50% गिरावट आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। रिसर्चर्स ने दर्शाया कि फिर भी लॉन्ग रन में बचतकर्ता अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अगर वो बर्बाद होने के अगले ही दिन वापस उठ खड़े हों। योजना का अनुसरण करें और अपने 2 से 1 के खाते में बचत करते रहें। ये गणित कागज पर काम करता है। ये एक रेशनल स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये लगभग बेतुके रूप से अनुचित है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने रिटायरमेंट अकाउंट के पूरे 100% को हवा में जाते देख इतना अप्रभावित नहीं रह सकता कि अडिग रूप से कार्यनीति का पालन करता रहे। वो शायद हार मान लेंगे या कोई दूसरा विकल्प ढूंढेंगे और शायद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। अनुसंधानकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी कार्यनीति का प्रयोग करते समय एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट संपत्ति जीवन काल निधि की तुलना में 90% अधिक होगी। ये 100% कम उचित भी है। असल में अनुचित दिखने वाले निर्णयों का समर्थन करने का एक रेशनल कारण है। ये रहा, एक मान लेते हैं आपको अपने निवेश से काफी लगाव है। ये कोई रूढ़िवादी सलाह नहीं है। ये कहना निवेशकों के लिए सम्मान के तमगे जैसा है कि वो अपने निवेश को लेकर भावनाहीन हैं, क्योंकि ये रेशनल प्रतीत होता है। लेकिन अगर अपनी कार्यनीति और स्टॉक को लेकर भावनाओं की कमी इस संभावना को बढ़ाती है कि जब वो कठिन प्रतीत होंगे आप उनसे दूर हट जाएंगे। जो रेशनल सोच जैसा दिख रहा है वो लायबिलिटी बन जाएगा। उचित निवेशक जो अपनी तकनीकी रूप से इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजीज से लगाव रखते हैं, उनके पास ये लाभ होता है कि उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ टिके रहने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे फाइनेंशियल वेरिएबल कारक भी हैं जो शुरुआती वर्षों में किसी स्ट्रैटेजी से कमिटमेंट की तुलना में परफॉर्मेंस से अधिक कोरिलेट होते हैं। दोनों परफॉर्मेंस की मात्रा और समय के अंतराल में उसे वश में करने की संभावना। ऐतिहासिक रूप से यूएस मार्केट में पैसा बनाने की संभावना एक दिन के अंतराल में 50-50, एक वर्ष के अंतराल में 68%, 10 वर्षों के अंतराल में 88% और अब तक 20 वर्षों के अंतराल में 100% है। कुछ भी जो आपको इस खेल में बनाए रखे वो महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक है। अगर आप वो करिए जो आपको पसंद हो, को एक खुशहाल जीवन की कुंजी के रूप में देखते हैं, तो ये एक खाली फॉर्च्यून कुकी की सलाह जैसा लगेगा। अगर आप इसे ऐसी चीज के तौर पर देखते हैं जो सफलता को अपनी ओर मोड़ने की संभावना के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करे, आप देख पाते हैं कि ये आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी होनहार कंपनी में निवेश करते हैं जिसकी आपको कोई परवाह नहीं, जब सब अच्छा जा रहा हो तो आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल रूप से पासा पलट जाए तो आप अचानक ऐसी कंपनी के कारण घाटा झेल रहे होंगे जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक दोहरा बोझ है और सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता यह है कि कुछ और चुना जाए। अगर आप इस कंपनी को लेकर शुरू से ही उत्साहपूर्ण हैं, आपको उनका मिशन, प्रोडक्ट, टीम, विज्ञान या कुछ भी पसंद है, जब अनअवॉइडेबल बुरा समय आएगा और आप पैसा गंवा रहे होंगे या कंपनी को सहायता की आवश्यकता होगी, कम से कम इस बात से काम चल जाएगा कि आप किसी अर्थपूर्ण उद्यम का भाग होने जैसा अनुभव करेंगे। यह ऐसा आवश्यक मोटिवेशन हो सकता है जो आपको हार मानकर दूसरी ओर मुड़ने से रोकेगा।
ऐसी और भी अन्य परिस्थितियां होती हैं जहां संपत्ति को लेकर तर्कशील, रेशनल होने के बजाय रीजनेबल होना ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेड होम बायस है, जिसके अनुसार लोग जिस देश में रहते हैं वहीं की कंपनियों में निवेश को वरीयता देते हैं और पृथ्वी की बाकी 95% कंपनियों को वो अनदेखा कर देते हैं। ये रेशनल नहीं है जब तक आप ये न सोचें कि निवेश का मतलब अजनबियों को अपना पैसा देना है। अगर फैमिलियरिटी आपको उन अजनबियों को समर्थन देते रहने के लिए वो पहला कदम लेने में सहायता करता है तो ये रीजनेबल है। डे ट्रेडिंग और अलग अलग स्टॉक खरीदना अधिकतर निवेशकों के लिए रीजनेबल नहीं होता। संभावना भारी रूप से आपकी सफलता के विरुद्ध होती है, लेकिन ये दोनों छोटी मात्रा में रीजनेबल हैं अगर ये आपकी चाह पूरी करके आपके अन्य विविध निवेशों को बनाए रखते हैं। निवेशक जोश ब्राउन, जो विविध निवेश का समर्थन करने के साथ साथ विविध निवेश रखते भी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वो क्यों अलग अलग स्टॉक्स का समूह रखते हैं। मैं अलग अलग स्टॉक्स ये सोचकर नहीं खरीदता कि मैं इससे अल्फा उत्पन्न करूंगा या फिर अत्यधिक बेहतर प्रदर्शन करूंगा। मुझे बस स्टॉक से लगाव है। तब से जब मैं 20 वर्ष का था और ये मेरा पैसा है तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। क्वाइट रीजनेबल। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट किस ओर अग्रसर हैं, इसे लेकर अधिकतर फोरकास्ट खराब हैं, लेकिन फोरकास्ट करना रीजनेबल है। सुबह उठकर खुद से यह कहना कठिन है कि मुझे कोई अंदाजा नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर ये सच भी हो, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। ये मानव स्वभाव है, ये यथोचित है। वैंगार्ड के स्वर्गीय संस्थापक जैक बोगल ने अपना करियर कम लागत वाले पैसिव इंडेक्स निवेश को बढ़ावा देने के अभियान में बिताया। बहुत से लोगों को यह बात दिलचस्प लगी कि उनके बेटे ने अपना करियर एक्टिव हाई फी हेज फंड और म्यूचुअल फंड प्रबंधक के रूप में चुना। बोगल, जिनके अनुसार हाई फी एरिथमेटिक के सादे नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति अपने बेटे के फंड में निवेश की। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ चीजें हम पारिवारिक कारणों से करते हैं। बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, अगर ये कंसिस्टेंट नहीं है तो जीवन भी तो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं होता। वाकई शायद ही कभी होता है। अप्रत्याशित, सरप्राइज। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है जिसका प्रयोग विडंबना से भविष्य के मानचित्र के रूप में किया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सागन ने एक बार कहा था कि हर वो व्यक्ति जो इकोनॉमी और निवेश मार्केट को फॉलो करता है, उसे ये अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हमेशा होती रहती हैं। इतिहास ज्यादातर सरप्राइजिंग घटनाओं की स्टडी है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट द्वारा अक्सर भविष्य के एक अखंडनीय मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आप ये विडंबना देख पा रहे हैं? क्या आप ये समस्या देख पा रहे हैं? इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट संबंधी इतिहास को सराहना होशियारी की बात है। इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में और लोग कहां पर गलती करते हैं ये सीखने में सहायता करता है। साथ ही इतिहास हमें एक रफ गाइड प्रदान करता है ये समझने के लिए कि क्या सही काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से यह भविष्य का रोड मैप नहीं है। एक जाल जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, उसे मैं इतिहासकारों को प्रॉफिट्स समझने का भ्रम कहता हूं। भविष्य की परिस्थितियों के लिए अतीत के डेटा पर अत्यधिक डिपेंडेंसी, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहां इनोवेशन और परिवर्तन उन्नति के संचालक हैं। आप ऐसा करने के लिए इन्वेस्टर्स को दोष नहीं दे सकते। अगर आप निवेश को एक ठोस विज्ञान की तरह देखते हैं, इतिहास भविष्य के लिए आदर्श गाइड होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट करोड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक डेटा को देखकर पृथ्वी के व्यवहार के प्रतिरूप बना सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री भी ऐसा कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी, क्योंकि किडनी 2020 में भी वैसे ही काम करती है जैसे कि 1020 में किया करती थी। लेकिन निवेश एक ठोस विज्ञान नहीं है,
ये ऐसे लोगों का एक विशालकाय समूह है जो चीजों के बारे में सीमित जानकारी से इम्परफेक्ट निर्णय लेते हैं, जिसका उनके कल्याण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और ये होशियार लोगों को भी नर्वस, लालची या फिर इनसिक्योर बना सकता है। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमैन ने एक बार कहा था, सोचिए फिजिक्स कितनी कठिन होती अगर इलेक्ट्रॉन्स की भी भावनाएं होती, और इन्वेस्टर्स की भावनाएं होती हैं, वो भी बहुत सारी। इसीलिए उन्होंने जो अतीत में किया उसके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि वो आगे क्या करेंगे। इकोनॉमिक्स की आधारशिला ही ये है कि चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि इनविजिबल शक्ति को अच्छा या बुरा कुछ भी अनिश्चित काल तक चलते रहना पसंद नहीं है। एक बार निवेशक बिल बॉनर ने डिस्क्राइब किया कि मार्केट महाशय कैसे काम करते हैं। वो एक कैपिटलिज्म एट वर्क यानी कि पूंजीवाद काम पर लगा है का टी शर्ट पहने हुए हैं और हाथ में एक हथौड़ा लिए हुए हैं। कुछ चीजें बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, जिसका मतलब यह है कि हम इतिहासकारों को प्रोफेट्स नहीं मान सकते। संपत्ति से संबंधित किसी भी चीज का सबसे महत्वपूर्ण संचालन वो कहानियां हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं, और वो प्राथमिकताएं जो वो वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं। ये चीज हमेशा एक सी नहीं रहती, वो संस्कृति और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। वो हमेशा बदलती रहती है और बदलती रहेंगी। जब संपत्ति की बात आती है, हम अपने ऊपर जो दिमागी चाल चलते हैं वो उन लोगों की हद से अधिक प्रशंसा करना है जो हमसे पहले ये कर चुके हैं। कुछ विशेष घटनाओं का अनुभव करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आगे क्या होने वाला है उसे जान सकते हैं। असल में शायद ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस फोरकास्टिंग की योग्यता के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म दे देता है। निवेशक माइकल बैटनिक ने यह अच्छे से समझाया जब यह तर्क सामने आया कि कुछ इन्वेस्टर्स बढ़ती ब्याज दरों के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। बढ़ती ब्याज दरों का पिछला बड़ा अंतराल लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था। माइकल बैटनिक ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अतीत में जो कुछ हुआ उसका अनुभव या फिर स्टडी भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर जो होगा उसका गाइड नहीं हो सकता। तो क्या वर्तमान की बढ़ती दर पिछली बार की तरह दिखेगी या फिर उससे पहली बार की तरह? क्या विभिन्न एसेट क्लासेस मिलता जुलता व्यवहार करेंगे, बिल्कुल एक जैसा, या फिर ठीक ऑपोजिट? एक तरफ वो लोग जो सन 1978, सन 2000 और सन 2008 की घटनाओं के बावजूद भी इस दौरान निवेश करते आए हैं, उन्होंने बहुत सारी भिन्न भिन्न मार्केट्स का अनुभव किया है। दूसरी तरफ क्या यह संभव नहीं कि यह अनुभव अति विश्वास को जन्म दे सकता है, या यह मानने से चूकना कि आप गलत हैं, या पिछले नतीजों पर अटके रहना? जब आप इन्वेस्टमेंट इतिहास पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए हद से ज्यादा निर्भर करने लगते हैं तो दो खतरनाक चीजें हो सकती हैं। आप संभवतः उन बाहरी घटनाओं पर ध्यान देने से चूक जाएंगे जो कांटे को सबसे अधिक घुमाती है। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बाहरी हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाली घटनाएं हैं। यही घटनाएं हैं जो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में कांटे को घुमाती हैं। द ग्रेट डिप्रेशन, दूसरा विश्व युद्ध, .com बबल, 11 सितंबर सन 2000 के दशक के बीच में हुई हाउसिंग क्राइसिस, बस मुट्ठी भर बाहरी घटनाएं इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि उनके कारण बहुत सी अनरिलेटेड घटनाएं भी प्रभावित होती हैं। 19वीं और 20वीं सदी में 15 बिलियन लोगों ने जन्म लिया, लेकिन जरा सोचिए कि ग्लोबल इकोनॉमी और पूरा संसार कितना अलग दिखता अगर उनमें से इन 7 ने जन्म ना लिया होता। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडांग, गैवरिलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग। मुझे अंदाजा भी नहीं कि यह सबसे मीनिंगफुल लिस्ट है भी या नहीं, लेकिन आज विश्व के बारे में लगभग सब कुछ सीमा रेखाओं से लेकर टेक्नोलॉजी और सामाजिक मानदंडों तक अलग होते अगर इन 7 लोगों ने अपना चिन्ह, अपनी छाप न छोड़ी होती।
इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि पिछली सदी में शायद अधिकांश विश्व में जो कुछ भी हुआ उसके लिए 0.0000000004% लोग जिम्मेदार थे। प्रोजेक्ट, इनोवेशंस और घटनाओं के लिए भी ये उतना ही सच है। पिछली सदी की इन सब के बिना कल्पना करके देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ARPANET, 11 सितंबर, सोवियत संघ का फॉल। 20वीं सदी में कुल कितने प्रोजेक्ट्स और घटनाएं हुई, बिलियन ट्रिलियन कौन कह सकता है, लेकिन मात्र इन 8 घटनाओं ने विश्व क्रम को अन्य के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में प्रभावित किया। पिछली घटनाओं को कम आंकने का एक कारण यह है कि चीजें कैसे जमा हो जाती हैं ये नजरअंदाज करना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर कैसे 9/11 ने फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए प्रेरित किया, जिसने हाउसिंग बबल को संचालित करने में सहायता की, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो एक खराब रोजगार मार्केट का कारण बना, जिसने लाखों लोगों को कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स के स्टूडेंट लोन और 10.8% व्यतिक्रम दर का कारण बना। 19 हाईजैकर्स को वर्तमान में स्टूडेंट लोन के बोझ से जोड़ना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब विश्व कुछ एक बाहरी पुच्छ घटनाओं से संचालित होता है तो यही होता है। किसी भी क्षण में ग्लोबल इकोनॉमी में जो अधिकांश रूप से हो रहा है उसे अतीत की कुछ मुट्ठी भर घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, जिनका अनुमान लगाना लगभग असंभव था। आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्लॉट सरप्राइजिंगली घटनाओं की भूमिका है। सरप्राइजिंग घटनाएं इसलिए नहीं घटती क्योंकि हमारे मॉडल्स गलत हैं या फिर हमारी बुद्धिमत्ता में कमी है। ऐसा इसलिए है कि एडोल्फ हिटलर के जन्म से 9 महीने पहले की उस शाम को उनके माता पिता के आपस में झगड़ने की संभावना उतनी ही थी जितनी गर्भधारण की। टेक्नोलॉजी का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि बिल गेट्स की पोलियो से मृत्यु हो सकती थी अगर जोनास साल्क चिड़चिड़ेपन में वैक्सीन खोजने का काम छोड़ देते। स्टूडेंट लोन की वृद्धि का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि 9/11 के दिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड उस हाईजैकर का चाकू जब्त कर सकता था। बस इतना ही। समस्या यह है कि जब हम अपने भविष्य के निवेश प्रतिफल के बारे में सोचते हैं, डिप्रेशन और दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को हम वर्स्ट केस सिनारियो में अपने विचारों के गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह रिकॉर्ड बनाने वाली घटनाएं जब हुई थी तो इनका कोई फोरकास्ट नहीं था। तो वो फोरकास्टर जो मानते हैं कि अतीत की सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ घटनाएं भविष्य की सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ घटनाओं से मेल खाएंगी, वो इतिहास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अनजाने में ये मान रहे हैं कि अपूर्व घटनाओं का इतिहास भविष्य में लागू नहीं होगा। नसीम तालिब अपनी किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में लिखते हैं, फोरेंसिक इजिप्ट में लेखक नील नदी के उच्च जल स्तर को देखा करते थे और भविष्य की वर्स्ट केस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक ऐसा ही फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में भी देखा जा सकता है, जिसने सन 2011 में सुनामी की मार के कारण भयंकर विनाश का सामना किया। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि ये अतीत के भयंकर से भयंकर भूकंप को झेल सके और निर्माणकर्ताओं ने उससे अधिक की कल्पना नहीं की थी और न ही ये सोचा था कि अतीत में हुए सरप्राइजिंग इवेंट्स भी अप्रत्याशित थे, जिनका कोई फोरकास्ट नहीं था। ये एनालिसिस की विफलता नहीं है, ये कल्पना की विफलता है। ये समझना कि जरूरी नहीं कि भविष्य अतीत के जैसा ही दिखे। ये एक स्पेशल स्किल है जिसे आमतौर पर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कम्युनिटी अधिक अच्छा नहीं समझती। मैं सन 2017 में न्यूयॉर्क के एक रात्रि भोज में गया। वहां डैनियल कलमैन से पूछा गया कि जब फोरकास्ट गलत निकले तो निवेशकों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी बात से आश्चर्यचकित होते हैं, तब भी जब हम ये मानते हों कि हमसे गलती हुई है, हम कहते हैं, ओह अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा।
लेकिन वास्तव में जब हम कोई गलती करते हैं क्योंकि हम किसी चीज का अनुमान नहीं लगा पाए, तो जो सीख हमें लेनी चाहिए वो ये कि संसार के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। ये सरप्राइजिंग इवेंट से मिलने वाली सही सीख है। संसार सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इवेंट से मिलने वाली सीख ये है कि संसार सरप्राइजिंग है। ये नहीं कि हम अतीत के सरप्राइजिंग इवेंट्स को भविष्य की सीमाओं के गाइड की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि हम अतीत के सरप्राइजिंग इवेंट्स को ये स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा। भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं जो कांटे को सबसे ज्यादा घुमाएंगी वो हैं जिनके बारे में इतिहास हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता। वो अपूर्व घटनाएं होंगी। उनके अपूर्व स्वभाव का मतलब है कि हम उनके लिए पहले से तैयार नहीं होंगे, जो उन्हें प्रभावशाली बनाने का एक बड़ा कारण है। ये रिसेशंस और युद्ध जैसी भयानक घटनाओं और इनोवेशंस जैसी महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मैं इस अनुमान को लेकर कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि इतिहास के हर मोड़ पर अगर कुछ एक्यूरेट रहा है तो वो ये कि सरप्राइजिंग इवेंट्स कांटे को सबसे अधिक घुमाते हैं। दूसरा, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के भविष्य के लिए अतीत एक मिसलीडिंग गाइड हो सकता है क्योंकि ये आज के समय के रेलेवेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस को हिसाब में नहीं लेता। आइए कुछ बड़े एग्जाम्पल्स को देखते हैं। 401 के 42 वर्ष का है। रोथाई आरए अधिक युवा है जिसका निर्माण सन 1990 के दशक में किया गया। इसीलिए आज के समय में अमेरिकी नागरिक रिटायरमेंट के लिए बचत कैसे करते हैं इस बारे में पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस और एनालिसिस की तुलना उससे नहीं की जा सकती जो एक पीढ़ी पहले सही लगा करता था। हमारे पास नए विकल्प हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। या फिर वेंचर कैपिटल को ही लीजिए। 25 वर्ष पहले तक तो इसका नामो निशान भी नहीं था। आज ऐसे सिंगल वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जो एक पीढ़ी पहले के संपूर्ण उद्योग से बड़े हैं। अपने संस्मरण में नाइक संस्थापक फिल नाइट ने व्यवसाय में अपने शुरुआती दिनों के बारे में लिखा, वेंचर कैपिटल जैसी कोई चीज नहीं थी। एक युवा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के पास बहुत कम विकल्प थे और उन सभी विकल्पों पर जोखिम को नापसंद करने वाले ऐसे गेट कीपर्स तैनात थे जिनकी कल्पना शक्ति शून्य थी। दूसरे शब्दों में, बैंकर। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप किस प्रकार फाइनेंस होते हैं इस बारे में कुछ दशकों पहले तक का ऐतिहासिक डेटा अब पुराना हो चुका है। इन्वेस्टमेंट साइकिल्स और स्टार्टअप फेलियर रेट के बारे में हम जो जानते हैं उसके पीछे सीखने के लिए इतिहास का एक सुदृढ़ आधार नहीं है, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार कंपनियां फाइनेंस की जाती हैं वो एक नया हिस्टोरिकल पैराडाइम है। या फिर सार्वजनिक मार्केट को लीजिए। S&P 500 ने सन 1976 तक फाइनेंशियल स्टॉक सम्मिलित